नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कपिल गिलानी। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं अभी एक शूट पे जा रहा हूं जिसका अगेन है तो वाह वुमन के लिए। वो लेडी बहुत ही एनर्जेटिक लेडी हैं और उनके यहाँ जाने से पहले सोचा कि ये छोटा सा एक वीडियो बनाऊं, तो बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाला है। अभी मैं सिर्फ लोकेशन को शूट करने जा रहा हूँ, उनका इंटरव्यू लेने नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन। तो एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि लोकेशन में बहुत ही वैरायटी है, बहुत लाइटिंग है, बहुत एनर्जी है, म्यूज़िक है, डांस है। तो आपको मैं सिर्फ ये हिंट्स दे रहा हूँ, बाकी लोकेशन में जाके ही देखते हैं। सो लेट्स गो, आई एम वेरी एक्साइटेड। बस अब निकलने वाला हूँ और 2 मिनट में इस वीडियो को एंड करते ही और मिलता हूँ आपको सीधा लोकेशन में, और लोकेशन की आपको वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जैक्टली वो है क्या। और फिर मिलेंगे उन लेडी से, उन महिला से जिनका हमने इंटरव्यू लेना है वाह वुमन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लोकेशन। सिया बाय। हाय गाइस, सो लोकेशन में आ चुके हैं और ये बहुत ही बेहतरीन सेटअप है यहाँ पे। मैं भी आपको दिखाता हूँ और धीरे धीरे आपको एक एक सेटअप दिखाऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। सो गाइस, हियर वी आर एट द सेकेंड लोकेशन और यहाँ पर भी एक प्ले जोन है। एंड नाउ वी एंटर द प्रॉपर एग्जीबिशन। रश काफ़ी है यहाँ पे। As usual, the stores, the stalls. This is fantastic. Wow. 1. This is 2. And this is home decor. Welcome. Very nice. Husband, wife are working. That's fantastic, yeah? So this is something very gracious. We have bed sheets. That's fantastic. This is the performance is going on. Kya rush hai, fantastic. This is amazing. Absolutely wonderful. So, crowd participant भी अच्छा है और इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, इट इज़ नॉट दैट इजी गाइस। सो अब तो बहुत ज़रूरी हो गया इनके साथ इंटरव्यू लेना, क्योंकि दिस इज़ जस्ट ऑसम। और देखिए यहाँ पे कान्हा जी का शायद मंदिर भी बना है। दिस इज़ अमेजिंग, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। लेट्स गो हेड, लेट्स सी सम मोर। बहुत ही बढ़िया चल रहा है यहाँ परफॉर्मेंस। मैं आपको ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। द्रौपदी चीरहरण। दिस इज फैंटास्टिक। मेरी साउंड भी इस बार अच्छी होगी। जगत सुंदरी द्रौपदी। सच में गाइस, इतना लार्ज स्केल पे बनाना नॉट दैट इजी। स्टॉल भी बहुत अच्छे हैं। क्रूरता के मिसाल दुर्योधन। तो अब फिर से एक बार स्टॉल की तरफ एंट्री है यहाँ पर। तो अब तो ज़रूर बन गया है कि इनके साथ इंटरव्यू लेना अब तो बनता ही बनता है, राइट? Here we go. These are the eatery joints. Fantastic. So guys, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, इसको कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट। और इतना क्राउड को इन्वॉल्व करना, क्राउड को बुलाना, ये अपने आप में भी एक मेहनत का काम है। सच में बहुत ही मेहनत का काम है। और ये लेडी, ये मैडम जो हैं, इनका इंटरव्यू अभी हम बहुत जल्दी लेंगे। बहुत सब कुछ खुद ऑर्गेनाइज करती है, अकेले, सिंगल हैंडेडली। आई एम श्योर इनके साथ इंटरव्यू लेने में बहुत ही मज़ा आने वाला है।
तो गाइस चलते हैं, अब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। इस इंट्रोडक्शन से पहले आपने एक छोटा सा क्लिपिंग देखा होगा। यस, आप सही समझे हैं, वो था एक इवेंट मैनेजमेंट। यस, एक इवेंट था जो कि जिन शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था और करती रहती हैं, इसी टाइप के इवेंट्स करती रहती हैं, और वो भी सिंगल हैंडेडली। सो लेट्स वेलकम मिसेस पारुल अग्रवाल। वेलकम पारुल जी टू आवर शो वाह वुमन। नमस्कार कपिल जी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ये मौका आपने दिया कि मैं अपने बारे में लोगों को बता पाऊँ कि मैं कैसे ये सब कर पा रही हूँ और कौन है मेरे साथ जिनके सपोर्ट से मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। फैंटास्टिक। सो पारुल जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने ये इवेंट मैनेजमेंट जो था वो कैसे शुरू किया और कब शुरू किया? अगर मैं बात करूँ 2018 में मैं अपने न्यू हाउस में शिफ्ट हुई थी नोएडा। तो यहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुई उसके 4-5 महीनों बाद सावन का त्यौहार आया। सावन का त्यौहार ऐसा होता है कि उस समय में बहुत सारे लेडीज़ को रहता है कि कुछ इवेंट हो। तो मैं वैसे ही बहुत सोशलाइट हूँ, तो हमारा एक ग्रुप था फ्रेंड्स का, हम सब ने सोचा कि कुछ इवेंट होना चाहिए। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, कुछ अच्छे से करना चाहिए, वेल प्लान्ड मैनर में। तो मैंने उन लोगों को सजेस्ट किया कि क्यों ना हम शॉपिंग स्टॉल्स लगवाएं, कुछ हम फन फील्ड एक्टिविटीज़ करवाएं। तो उन्होंने बोला वो सब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। मैंने बोला मैं करूँगी, आप लोग इसकी टेंशन मत लो, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, बैक हैंड मेरे को देते हो अपना, तो मैं कर लूँगी। फिर मैंने और मेरे संग कुछ और वॉलंटियर्स ने मिलके हमने वो ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे। दैट वाज वॉलंटरली फॉर द सेक ऑफ माई सोसाइटी। तो हमने लेडीज़ ने भी काफ़ी इंजॉय किया। हमने तीज का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, उसके साथ साथ हमने शॉपिंग स्टॉल्स लगाए। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस आई वुड से, एंड इट वाज अ ग्रैंड हिट। सो बेसिकली जो मुझे समझ आया कि आपने एज अ हॉबी या एज एन इंटरेस्ट एक सोसाइटी के लिए आपने शुरू किया, बट नॉट एज अ प्रोफेशन। या उस समय पे मैंने बिल्कुल भी कि मुझे शौक है, चलो मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं, और आपने आगे बढ़ के वो शुरू किया। डेफिनेटली। बट वो करने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ कर सकती हूँ तो मैं बाकी जगह क्यों नहीं कर सकती। वाई नॉट टू टेक इट एज एन माई करियर। करेक्ट। क्योंकि इससे पहले जो मेरा जो प्रोफेशन है वो था, मैं फ्रीलांसर हूँ जो कि अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिसर्टेशंस, रिसर्च पेपर्स लिखती थी। और वो बहुत हेक्टिक था। हेक्टिक इसलिए क्योंकि ना मेरे मास्टर्स और बैचलर्स के लेवल के या कभी कभी पीएचडी लेवल के भी मेरे पास असाइनमेंट्स आते थे। Oh my God. जो कि स्टूडेंट्स खुद नहीं करते थे, लैक ऑफ टाइम की वजह से। वो वेबसाइट्स पे अपलोड कर देते थे कि कोई हमें फ्रीलांसर मिले और हमारे लिए वो वर्क कर दे। तो उनका वर्क करना, दैट यू कैन इमेजिन कि मतलब इट वाज लाइक एवरी डे आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ कैट एग्जाम। तो मेरे को अच्छा पे मिल जाता था, उससे काफ़ी अच्छा मेरा पे आ रहा था, बट इट वाज वेरी हेक्टिंग। मेरे बच्चे कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे उसकी वजह से, एंड मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड हो रही थी, क्योंकि उसमें बहुत फोकस चाहिए होता है। क्योंकि उससे पूरा का पूरा एक स्टूडेंट का करियर जुड़ा होता है। बिल्कुल। मुझे उस चीज़ से निकलना था, पर निकलने के लिए मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा था, और मुझे वर्क करना बहुत पसंद है। जब ये चीज़ दिखी तो मुझे लगा कि यहाँ मैं इंटरटेनमेंट भी कर सकती हूँ, सोशलाइट भी हो सकती है, और मैं अपनी सारी हॉबीज़ भी फुलफ़िल कर सकती हूँ। जैसे मुझे सजना बहुत पसंद है, मुझे नए कपड़े, शॉपिंग, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, आउटडोर होना। तो मैंने देखा कि अपने लिए मैंने ये स्टार्ट किया एज एन इंडिविजुअल, फिर धीरे धीरे ये एक्सप्लोर होता गया। अब जैसे आपने कहा था कि आपके बच्चे डिस्टर्ब होते थे आपके दूसरे प्रोफेशन में, सो इस बिजनेस में क्या, क्योंकि आपकी 2 डॉटर्स हैं शायद? या राइट, मेरी 2 डॉटर्स हैं। तो डॉटर्स अब मैनेजमेंट आप कैसे करती है? बिकॉज घर भी देखना है आपको डॉटर्स को भी देखना है, और ये इवेंट्स भी देखने हैं, जो कि आई एम श्योर मेरे आगे जो सवाल होंगे वो इवेंट्स के बारे में ही होंगे। तो ये मैनेजमेंट कैसे मैनेज हो जाता है? हाँ, उसमें क्या था, टाइम निकल आता है यानी कि? नहीं, पहले क्या था कि पहले मैं इंडोर ही रहती थी, वर्क फ्रॉम होम था, पर फिर भी इसलिए वो नेग्लेक्टेड फील करते थे, बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम टू टेक केयर ऑफ देम, टू कुक फॉर देम एट इन प्रॉपर मील्स एट प्रॉपर टाइम। अभी क्या होता है, अभी मेरा आउटडोर तो है काम, पर मैं क्योंकि यहाँ पे मैं खुद की बॉस खुद हूँ,
मेरे पास किसी का टाइम या डेडलाइन नहीं है। बिल्कुल। तो मैं अपना टाइमिंग अपने अकॉर्डिंगली सेट करती हूँ, अपने बच्चों का भी ध्यान रख पाती हूँ एंड उनके लिए मैं प्रॉपर मैनेजमेंट करके फिर निकलती हूँ। तो इन दैट वे वो मैनेज हो जाता है। और स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हुई थी, उस दिक्कत में मुझे अगेन मैं बोलूँगी थैंक्स करना चाहूँगी कुछ मेरी फ्रेंड्स के यहाँ पे, जब वो बच्चे छोटे थे तो वो उनका ध्यान रखती थी, जब मैं घर पे मिलजुल के थोड़ा बहुत वो लोग मेरी हेल्प कर देते थे, इन द सेंस कि वो मेरे बच्चों का ध्यान रख लेते थे जब बच्चे घर पे अकेले होते थे। पर अब मेरे बच्चे यूज्ड टू भी हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं, वो अपना खुद का ध्यान रख लेते हैं। वेरी गुड पारुल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पारुल जी, मेरा अब आपसे अगला सवाल ये है कि इवेंट्स पे आते हैं, तो आपने स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलरली किसी इवेंट्स में किया? बिकॉज इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत ही वास्ट फील्ड है दोस्तों, बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसमें कॉर्पोरेट इवेंट्स भी आते हैं, वेडिंग इवेंट्स भी आते हैं, इसके अंदर एग्जीबिशंस भी आती हैं, इसमें बर्थडे पार्टीज़ भी आती हैं। सो डू यू हैव एनी स्पेशलाइजेशन एज सच कि आपने फोकस किया कि मुझे सिर्फ यही पर्टिकुलर इवेंट्स करने हैं? राइट, मेरा पूरा फोकस कम्प्लीटली एग्जीबिशंस पे ही रहा है। ओके। नाउ आई एम प्लानिंग फॉर वेडिंग इवेंट्स ऑल्सो बिकॉज आई एम गेटिंग दैट लीड्स एंड मैंने कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स भी किए हैं, स्कूल इवेंट्स भी किए हैं, तो वो मेरा चल रहा है। बट मेरा जो मेजर जो एक्सपोजर है वो एग्जीबिशंस पे है। बिल्कुल। तो अब आते हैं एग्जीबिशन से, मेरा एक सवाल निकल के आ रहा है पारुल जी कि एग्जीबिशंस के अंदर जैसे कि मैंने कल जो वीडियो हमने आज जो वीडियो शूट किए, कल किए, जो मैंने एग्जीबिशन देखी हैं, उसके अंदर स्टॉल्स भी हैं, उसमें ईटरीज भी हैं, उसमें सोसाइटीज़ भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी है, मैनेजमेंट भी है। तो आपको चैलेंजेस किस टाइप के चैलेंज है? बिकॉज बीइंग अ वुमन आई एम श्योर कि बहुत डिफ़िकल्ट भी होता होगा इस पर, क्योंकि प्लानिंग भी बहुत चाहिए, कोऑर्डिनेशन पहले बहुत चाहिए होता है। मेरे ख्याल से महीना भर पहले आप लोग प्लानिंग करते हो। उस बारे में बताएं कि आपको चैलेंजेस क्या आते हैं एज अ वुमन। डू यू फील एनी रिस्ट्रिक्शंस के नहीं यार, अगर मेरे साथ कोई आदमी भी अगर होता तो शायद वो बेटर हैंडल कर लेता? आपने बिल्कुल सही कहा, चैलेंजेस आते, पर मेरे संग इसलिए चैलेंजेस नहीं आते क्योंकि मेरे हस्बैंड 100% सपोर्ट उनका रहता है। फैंटास्टिक। अगर मेरा डिवोशन 100% है तो वो 200% डिवोटेड हो जाते हैं। ही ऑल्सो सपोर्ट्स यू? ही सपोर्ट्स मी। प्लानिंग मेरी होती है, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ, देन फाइनल जितना भी कुछ वर्कआउट होता है उसमें वो मेरे साथ ऑलवेज रहते हैं कि अकेले आप नहीं कर पाओगे जहाँ पे भी, तो वो पूरा टाइम उनका अपना अलग बिजनेस है, अलग उनका स्फेयर है, लेकिन उसके बाद भी वो उसमें से टाइम निकालते हैं और वो पूरा का पूरा टाइम जब मेरे एग्जीबिशंस होते हैं तो उस समय वो पूरा टाइम मुझे देते हैं। सो दिस इज़ वेरी फैंटास्टिक कि हस्बैंड का एक अलग स्फेयर है, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और इनके लिए भी अपना समय निकालते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एज अ हस्बैंड। और वो इनको सपोर्ट करते हैं कि बिकॉज दे ही नोज के एग्जीबिशन इज़ अ टफ जॉब, तो या इवेंट मैनेजमेंट इज़ अ टफ जॉब फॉर दैट मैटर। सो पारुल जी, अब जैसे एग्जीबिशंस आप शुरू आपने काफ़ी 2000 कौन से ईयर से आप 2018। सो 2018 से आप इवेंट्स कर रही हैं। बिगेस्ट चैलेंज आपको क्या लगा अभी तक इवेंट में? अब तो केक ऑफ पीस होता होगा sometimes, या पीस ऑफ केक? it is not a piece of cake, never ever, because challenges हर बार आते हैं, whether it be a small event or a big event। तो हर बार कोई ना कोई नया चैलेंज आता होगा। Actually हर बार रहता है क्योंकि आपके साथ में कई सारे वेंडर्स कनेक्टेड होते हैं, आपको जो चीज़ें चाहिए होती है वो आउटसोर्स करनी पड़ती हैं जहाँ पे, तो क्या होता है जहाँ थर्ड पार्टी इंटरेक्शन होता है ना, तो आपका जो वो वहाँ पे कभी कभी वो लोग ना आपको टाइम पे वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते। एंड मेरा जो कमिटमेंट होता है सोसाइटी के साथ, मेरा बिगेस्ट चैलेंजेस कई बार इस वे में आए हैं कि फॉर एग्जांपल जो हम वेंडर्स रखते हैं जो हमारे लिए सेटअप बना के देंगे, एक टाइमलाइन होती है, अगर वो उस टाइमलाइन तक नहीं देते हैं दैट टाइम आई फेस चैलेंज। कई बार होता है मेरे संग एग्जीबिटर्स ने बुक किया एंड दे बैक ऑफ जस्ट टाइम से डिलीवरी नहीं हुई, उनको स्टॉल टाइम पे नहीं मिला। नहीं, इट इज़ नॉट दैट कि उनको टाइम पे हमारा पूरा रहता है, हमारी तरफ से स्टॉल्स टाइम पे मिल जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है कुछ एग्जीबिटर्स बैक ऑफ कर जाते हैं कि कोई भी रीज़न उनका होता है, जेन्युइन होते होंगे, तो वो एक चैलेंज होता है, तो उनको कन्विंस करना। इस तरह से हमारे संग काफ़ी सारे फिर सोसाइटी के लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को बैलेंस बना के चलना, मैनेज करना। कई बार सोसाइटी में क्या होता है कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आके कुछ ना कुछ केओस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। या फिर कभी वो एग्जीबिटर्स के संग में उनके कुछ लड़ाई हो जाती है। एक दो केसेस हमारे संग ऐसे भी आए हैं कि कुछ वेंडर्स के और रेसिडेंट की लड़ाइयाँ हुई हैं, हम तो वहाँ पे भी हमें चैलेंज फेस करने पड़े हैं।
एंड मेजर पार्ट इज़ दैट कि हमें आज तक टचवुड जितनी सोसाइटीज़ मिली है वहाँ पे जो मैनेजमेंट का टीम होती है, वेदर इट बी द टीम ऑफ द दैट बिल्डर्स और द टीम ऑफ द रेसिडेंट्स, जो ओनर्स एसोसिएशन होता है, हमें अच्छे मिलते हैं। कोऑपरेशन मिला आपको बेसिकली, हर तरीके से आपको इन फ्यू सोसाइटीज व्हेन वी डू नॉट गेट कोऑपरेशन, तब फिर हम प्लान ऐसा भी होता है कि अगर अच्छा कोऑपरेशन नहीं है या कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं अगर हम उनके पास जाते हैं कि सर ये काम ऐसे नहीं कर रहे हैं, या उनके स्टाफ जो उनके पार्ट से हमें हेल्प चाहिए होती है कि सिक्योरिटी गार्ड की या स्वीपर की या इलेक्ट्रीशियन की, वो हमें नहीं देते हैं और उनके पीछे पीछे हमें जाना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम अपना जो काम हमने जो एग्जीबिटर्स को प्रोवाइड करना होता है, वेंडर्स को, तो वो हम टाइम पे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी वजह से टाइम गैप के हम नहीं चाहते कि नेक्स्ट टाइम हमारे वेंडर्स हमारी वजह से इफेक्टेड करें। क्योंकि हमारी जो कंपनी का टैगलाइन है रॉयल इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस का, इट्स इवेंट्स विद एलिगेंस। सो दिस रिमाइंड्स मी दैट हर कंपनी नेम इज रॉयल इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस, रॉयल इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस, सो जिसका लिंक मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, इनका डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सो पारुल जी, बहुत ही अच्छे इनपुट्स आपने दिए। मेरा अगला सवाल है कि आप जैसी या और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो घर पे बैठी हैं और उनका भी इसी टाइप से कुछ इंटरेस्ट होगा कि इवेंट्स करने हैं या एग्जीबिशन करने या कुछ भी इवेंट वो करना चाहें, तो वो शुरुआत कैसे करें? मतलब बेसिकली क्या है कि आप जैसी लेडीज़ की वजह से ही वो इंस्पायर होती हैं, तो आप क्या सजेशन देंगी कि उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो इस पर्टिकुलर बिजनेस में कुछ करना चाहती हैं? तो बिल्कुल, इस पर्टिकुलर बिजनेस में आने के लिए सबसे पहली बात है कि उनको एग्जीबिशंस, मैं अगर एग्जीबिटर की बात करती हूँ, मैं अगर अभी जो लेटेस्ट मेरा आज का जो इवेंट आप लोगों ने इसमें देखी है क्लिप, इसमें 2-3 ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन पुटअप किया है। तो उन्होंने मुझसे बात की कि मैम तो मैं उनको समझाती हूँ, बताती हूँ कि एग्जीबिटर को क्या चाहिए होता है, किस तरह से उनको पुटअप करना चाहिए, सेटअप करना चाहिए और उनको आगे निकलना चाहिए ताकि वो स्टार्टअप उनका जो है वो उसको एज ए करियर ले पाएँ। तो 2-3 कुछ मेरे वेंडर्स कल ऐसे भी थे जो बिल्कुल न्यू थे, फर्स्ट टाइमर्स थे और इससे पहले भी आए हैं मेरे साथ, और क्रॉस फिंगर्स वो मेरे संग हमेशा आगे जुड़े रहे हैं। जब मैं 2018 में भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो काफ़ी वेंडर्स मेरे साथ थे जो एकदम न्यू कमर्स थे, उनका फर्स्ट एग्जीबिशन था एंड वो आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। सो ये तो हो गई एग्जीबिटर्स की बात। मेरा जो सवाल था वो जो लेडीज़ आज बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं, इवेंट्स वाले बिज़नेस को शुरू करना चाहती हैं, उनको वो कैसे शुरुआत करें? आप ही की तरह करें या कि अगर इंटरेस्ट है तो आगे बढ़ के अपनी सोसाइटी में या अपने मोहल्ले में या अपनी कॉलोनीज़ के अंदर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें या स्ट्रेट अवे जंपिंग कर दें? स्ट्रेट अवे जंपिंग से तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। सबसे पहली बात है इंटरेस्ट से भी नहीं होता है, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, डेडिकेशन, हार्ड वर्क और सबसे बड़ी बात है ऑनेस्टी। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वेरी ट्रू। अगर आप अपने काम के लिए ऑनेस्ट नहीं हो तो फिर आप कितना ही हार्ड वर्क दे दो, कितना ही पोटेंशियल दे दो, आप नहीं अचीव कर पाओगे। चाहे ये बिज़नेस हो चाहे कोई भी बिज़नेस हो। मेरे वाले बिज़नेस में भी बहुत से मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे ना ऑनेस्टी नहीं होती है, लोग चीट करते हैं। एज एन ऑर्गेनाइज़र मैंने काफ़ी लोगों का सुना है, तो मुझे नहीं लगता कि वैसे ऑर्गेनाइजर्स लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप ऑनेस्ट रहो अपने वेंडर्स के साथ, जो भी आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनके साथ। आपको उनको ना एक कंफर्ट लेवल देना होगा और उनको ये फील कराना होगा कि आप अगर वो आ रहे हैं आपके साथ तो दे आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली काइंड ऑफ। आप उनको फील कराओ, ना कि आप कई बार होता है कि हम ये सोचते हैं कि वो हमारे साथ एग्जीबिशन में आ रहे हैं तो वो हम उनको छोटा देखने लगते हैं। तो उनको अपने बराबर का समझो, उनके संग कभी भी गलत बात नहीं करो, अच्छे से बात करो, उनको सपोर्ट करो हर वे में। फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छे वर्ड्स, बहुत ही अच्छे इनपुट्स दिए पारुल जी ने। तो पारुल जी, मेरा आपसे एक अंत में एक ही सवाल है, आप अपने ब्रांड को रॉयल इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस को कहाँ देखती हैं आज से 5 साल बाद, आज से 5, 6, 7, 10 साल बाद? मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन हाँ 5 साल बाद, 10 साल बाद का नहीं, मैं 5 साल बाद का ही अगर मैं बोलूँ तो एटलीस्ट मैं नॉर्थ जोन जो हमारा है इंडिया का,
उसमें तो रॉयल इवेंट्स एंड एग्जीबिशन से एक बहुत बड़ा नाम बन के रहेगा। फैंटास्टिक। और अभी जिस तरह से मैं हमें देख पा रही हूँ तो मैं दिल्ली एनसीआर में अपने आप को काफ़ी अच्छे लेवल पे देख पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। एंड अगेन मैं फिर से बोलूँगी, ये सिर्फ मेरा अपना अकेले का इनपुट एफर्ट्स नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होगा तो मैं ये बिज़नेस में नहीं रन कर पाएंगी। सो बेसिकली चलिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि हस्बैंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो सामने आते हैं, अपना टाइम निकाल के आते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आया है कि आपका टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वेंडर्स, आपके एग्जीबिटर्स, सप्लायर्स, इलेक्ट्रिशियंस, आई मीन ये सब वेंडर्स के अंदर आ जाते हैं। तो टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुझे समझ आया है। तो विच इज़ वेरी गुड, टीम वर्क एक होना। और जो लीडर है अगर वो टीम वर्क को अगर संभालता है, अपनी पूरी टीम को लेके चलता है, सो ऑब्वियसली फेलियर होने का कोई चांस नहीं है। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच पारुल जी फॉर योर इनपुट्स। एंड लेडीज़, आई एम श्योर अगर आपको इनसे कुछ इंस्पिरेशन मिला है, आई एम श्योर मिला ही होगा। अगर ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकती हैं। सो प्लीज़ घर से बाहर निकलिए। अगर आपको इवेंट में कुछ इंटरेस्ट है सो डेफिनेटली फिर आपको कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छा ही मिला होगा, कुछ ना कुछ इनपुट्स बहुत ही अच्छे मिले, जो कि पारुल जी ने इनपुट्स बहुत अच्छे दिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू पारुल जी फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी सोच को जानकर कि आप इतने पॉजिटिव एटीट्यूड से और इतनी एनर्जी के साथ। कल तो जब हम शूट कर रहे थे तो पारुल जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। आज थोड़ा सा कूल है। So thank you so much once again Parul ji for coming on the show. And guys, please do not forget to like, share and comment and subscribe to the channel. अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में आपको आप ही के इंटरेस्ट की कुछ ना कुछ चीज़ मिले। अगर आप चाहें तो प्लीज़, बट अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाव वुमन। थैंक यू, लव यू ऑल।